नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। सुबह सवेरे की शुरुआत हम करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी हलचल से, आपको अपडेट करवाएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया है। मुलाकात के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने INH न्यूज से एक्सक्लूसिव बात भी की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने की जानकारी दी है। उन्होंने सरकार के 2 सालों की उपलब्धि, आगामी कार्य योजना और समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प के जो तहत मनाया जा रहा है कृषि कल्याण वर्ष 2026 की रूपरेखा को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव से 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश और रोजगार सृजन की जानकारी उन्होंने पीएम को दी है। मुख्यमंत्री ने गाडरवारा में NTPC परियोजना के भूमि पूजन के लिए भी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली दौरे पर थे, प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से मुलाकात रही, किन विषयों पर चर्चा रही? माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने हमारे NTPC के नए प्लांट के भूमि पूजन के अवसर पर उनको नरसिंहपुर के लिए आमंत्रण दिया है और राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार के हमने उद्धार परक और कई प्रकार के कामों का जो अभी तक की गतिविधि की उससे अवगत भी कराया। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। डॉक्टर मोहन यादव जी मौजूद थे, INH न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज, दिल्ली। और बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने मुलाकात की है। उन्होंने JP नड्डा के साथ मुलाकात की है। राजनांदगांव जिले में स्थापित होने वाले यूरिया प्लांट के संबंध में रमन सिंह के साथ ये मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। तो 10,500 करोड़ की लागत से यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा राजनांदगांव में, जिसको लेकर विचार विमर्श किया है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने। ये मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए, जहां पे रमन सिंह की मुलाकात हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के साथ मुलाकात बेहद खास रही है। मुलाकात के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10,500 करोड़ की लागत से यूरिया प्लांट स्थापित किया जाना है राजनांदगांव जिले को, और छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और इसी सौगात के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की बातचीत हुई है JP नड्डा के साथ। तो हंसती मुस्कुराती ये तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आई हैं। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने एक खास मकसद के साथ ये मुलाकात की, ये बातचीत की है। बेहद सार्थक ये बातचीत रही है। राजनांदगांव है, वहां पे यूरिया प्लांट की स्थापना की जानी है। इसकी लागत हजारों करोड़ रुपए आने वाली है और इसी यूरिया प्लांट के संबंध में दोनों के बीच बातचीत हुई है। और चलिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी तारीखें आ गई हैं। 16 फरवरी से MP विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जो कि 6 मार्च तक चलने वाला है। 19 दिन के इस सत्र में 12 बैठकें होंगी। 7 दिन तक अवकाश के चलते बैठकें नहीं होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। 16 से लेकर 20 फरवरी के बीच मोहन यादव सरकार का तीसरे टर्म का बजट पेश होगा। डिप्टी सीएम और जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा हर बार की तरह वही बजट पेश करेंगे। मोहन सरकार के बजट की तैयारियों के बीच विधानसभा सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 16 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में 20 फरवरी तक लगातार पहले तो सत्र चलेगा। 23 से लेकर 27 फरवरी तक सदन की कार्यवाही उसके बाद चलेगी और 6 मार्च तक चलने वाले सत्र में, यानी कि मार्च महीने के अंतिम 2 दिन में 5 और 6 मार्च को बैठकें होंगी। यह 16वीं विधानसभा का 9वां सत्र होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगू भाई पटेल विधानसभा पहुंचेंगे, अभिभाषण के रूप में सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे और इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव के जरिए चर्चा की जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और तमाम नेता अपना तर्क वहां पर रखेंगे। तो कौन सी तिथि में बैठक नहीं होने वाली है, कब कब अवकाश होगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो 4 मार्च को अवकाश होगा, 3 मार्च को अवकाश होगा और 21 फरवरी को बैठक नहीं होगी। 21 फरवरी को बैठक, 22 फरवरी को भी बैठक नहीं होगी। ये वो तारीखें हैं जब बैठक नहीं होनी है। 28 फरवरी को भी इस तिथि में भी बैठक नहीं होगी। 1 मार्च को भी बैठक नहीं होगी। तो 19 दिन का सत्र होगा। कुल 12 बैठकें होंगी। 12 बैठकों की तारीख आ चुकी है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है।
और छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 17,77,419 किसानों ने अपना 105.14 लाख मीट्रिक टन धान बेचा है। धान की खरीदी का रिकॉर्ड बन गया है प्रदेश में और इसके एवज में किसानों को 23,448 करोड़ की रिकॉर्ड राशि का भुगतान भी हुआ। यह अन्य सालों की तुलना में 13 जनवरी तक की सबसे ज्यादा खरीदी और सबसे ज्यादा भुगतान है। बावजूद इसके इस पर सियासत हुई, आखिर क्यों? एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा से ही सियासत के केंद्र बिंदु में रहे हैं। प्रदेश में सरकार बनने से लेकर सरकार गिरने तक किसानों की बड़ी भूमिका रहती है। यही कारण है कि किसानों के मुद्दों पर दोनों ही पार्टियां मुखर रहती हैं। अभी प्रदेश में 15 नवंबर से 31 जनवरी तक सबसे ज्यादा 3100 रुपए के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हो रही है। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश है। ऐसे में अवैध रूप से प्रदेश में धान खपाने की कोशिश हो रही है। 1 नवंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक कुल 2,737 केस में 3,11,698 क्विंटल धान जब्त किया गया है, जिनकी कुल कीमत 96 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये धान अवैध तरीके से स्टोरेज, परिवहन या बिक्री के दौरान जब्त किया गया है। रायगढ़ में 64,163 क्विंटल, महासमुंद में 53,668 क्विंटल, राजनांदगांव में 35,633 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इसके अलावा लगातार सोसाइटियों और राइस मिलर पर भी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने धान खरीदी की तारीख 1 माह बढ़ाने की मांग की है। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है। नियमित रूप से धान की खरीदी की जा रही है। मांग किया था कि इसको और बढ़ा दिया जाए, समय बढ़ाने में इनको क्या आपत्ति? किसानों का धान खरीदना है, समय बढ़ाना, ये तो कोई राजनीतिक, इससे कोई फायदा या नुकसान तो होना नहीं है। किसानों का धान खरीदा जाना है, खरीदो, यही तो कह रहे हैं हम। देखिए, कांग्रेस पार्टी धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले भ्रम फैलाने का काम लगातार करती रही है। किस्म किस्म की बात उन्होंने कही कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार धान खरीदना नहीं चाहती है, धान खरीदी नहीं होगी, से लेकर के लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि अब तक किसानों की नियमित रूप से धान खरीदी हो रही है, सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की तैयारी की है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की मांग पर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है या धान के नाम पर सिर्फ सियासत ही होती रहेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी के चलते 23 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं इंदौर का दौरा कर चुके हैं। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी भी 17 तारीख को इंदौर पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्त रुख अपनाया, कहा कि लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीली जल से हुई मौतों को यूं ही ठंडे बस्ते में बंद नहीं करना चाहती। सियासी तौर पर इस मुद्दे का राष्ट्रीयकरण करने की तैयारी है। यही वजह है कि 11 जनवरी को इंदौर में न्याय यात्रा निकालने के बाद एक बार फिर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। 17 जनवरी को राहुल गांधी इंदौर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि जहरीले जल से अब तक 23 लोग जान गंवा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मरीज अब भी आईसीयू में हैं और 3 वेंटिलेटर पर। राहुल गांधी जी जब से मौतें हो रही है पूरे उनकी संज्ञान में था घटना, बहुत चिंतित थे। बार बार 3-4 बार इस पूरी घटना को लेकर उनने मुझसे भी बात की। उन्होंने मुझे आज ही उनका संदेश आया कि जीतू मैं उन परिवारजनों से मिलने जाऊंगा जिनके यहाँ इतने अत्यंत जिस मटकी में जीवन देने के लिए पानी भरा था उसमें जहर मिला और छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई, परिवारजनों की मौत हो गई। वहाँ शोक संवेदनाएं व्यक्त करने आऊंगा। 17 जनवरी को जब राहुल गांधी इंदौर पहुंचेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता हर ब्लॉक में उपवास करेंगे।
वहीं मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी होंगे। इधर इंदौर जैसी संवेदनशील घटना पर सियासत पर मुख्यमंत्री नाराज हैं। डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि लाशों पर राजनीति इंदौर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से ताकीद भी कराता। भाई हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है, लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दूषित पानी से मौतों की घटना दुखद भी है और गंभीर भी। दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। घटना के लिए जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। दूसरी तरफ सरकार ने सजगता दिखाते हुए प्रदेश भर में वाटर टेस्टिंग का काम भी शुरू किया है, ताकि इंदौर जैसी घटना भविष्य में न हो। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। तो इंदौर की घटना पर लगातार सियासत हो रही है, बयानबाजी भी काफी तेज है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के चलते 23 मौतों के बाद अब इस पर लगातार घमासान हो रहा है। घटना सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष यानी कि उमंग सिंगार ने इंदौर में अलग अलग जगहों पर जाकर वाटर ऑडिट किया था। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के नंबर 1 आने पर शंका जाहिर कर दी थी। और अब सिंगार के सवाल पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक रिपोर्ट देखिए। इंदौर की घटना बेहद दुखद और संवेदनशील है। 23 मौतों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ सरकार जिम्मेदारों पर कार्रवाई के साथ एहतियातन कदम भी उठा रही है, लेकिन इस सारे मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष ने स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 8वीं बार मिले स्वच्छ शहर के तमगे पर सवाल उठाए थे। इंदौर को लेके 8 बार इनाम लिया, पहले नंबर पे आया, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कागजों की गड़बड़ है। ये 8 बार कैसे मिला स्वच्छता का? मैं आज जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि इंदौर के अंदर जो स्थिति है वो 8 बार का इनाम इन्होंने कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के किए, ये सरकारी अधिकारी जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि जिस शहर में लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, उसे देश में नंबर 1 होने का तमगा लगातार कैसे मिल रहा है। इस सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस सवाल को इंदौर के सफाई कर्मियों और आम जनता का अपमान बताया है। उन्होंने कहा, इंदौर नंबर 1 था, है और रहेगा। एक घटना को लेकर आप इंदौर की जनता की बदनामी कर रहे हैं। एक घटना को लेकर आप इंदौर के हमारे सफाई कर्मियों का मजाक उड़ाते हैं। ये इंदौर के हमारे सफाई कर्मी हैं जो अपनी महिलाओं को इंदौर साफ करने के लिए रात को 2 बजे भी भेजते हैं। ये इंदौर शहर, उनका आप मखौल करते हैं। शर्म आना चाहिए तुमको ये बोलने के पहले कि हमने गलत दस्तावेज दिए। ये इंदौर की जनता का अपमान है। इंदौर में हुई घटना पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 17 जनवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इंदौर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही जुबानी जंग थमती नजर नहीं आ रही है। देखना होगा कि इस मामले में सरकार और विपक्ष की इस नूरा कुश्ती में पीड़ित परिवारों को कितनी राहत मिलती है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। और खबरों में बढ़ेंगे आगे अब बात छत्तीसगढ़ की सियासत, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता टीएस सिंहदेव ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात ने प्रदेश की ठंडी फिजाओं में सियासी गर्मी ला दी है। हालांकि इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। चर्चा है कि पार्टी टीएस सिंहदेव को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। सिंहदेव ने इन अटकलों को सिरे से खारिज किया, कहा कि छत्तीसगढ़ को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सामान्य शिष्टाचार भेंट थी। वरिष्ठ नेता सिंहदेव ने कहा कि बातचीत का विषय तमिलनाडु और पुडुचेरी रहा। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो सिर्फ बातें हैं, अटकलें हैं। बता दें कि टीएस सिंहदेव की मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की चर्चाएं हो रही हैं और ऐसे में उनके दिल्ली यात्रा को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। इन तमाम विषय को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष कश्यप ने। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सीनियर नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा इन दिनों तेज है। सिंहदेव साहब हमारे साथ में है। बाबा, दिल्ली में जो लोकसभा के सांसद राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष जी हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, क्या चर्चा हुई?
तमिलनाडु के संबंध में मैं धन्यवाद देने के लिए गया था कि मुझे स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन के रूप में मनोनीत किया गया और सलाह लेने के लिए गया था कि कोई मार्गदर्शन हो तमिलनाडु और पुडुचेरी के संबंध में। देश भर में प्रदेश अध्यक्षों के एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का भी कुछ हो सकता है। उसके आगे पीछे कहीं कोई बात नहीं है। मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ को लेके दिल्ली में चर्चा भी नहीं हो रही। पीसीसी प्रेसिडेंट को लेके दिल्ली में सीनियर लीडर्स के बीच में चर्चा ही नहीं हो रही फिलहाल, जहां तक मुझे जानकारी है। और मीडिया ने उसको ऐसा उछाल दिया, एक मीडिया ने कहा कि देखिए कल ही हमने रिपोर्ट किया था, हमारे को सारी जानकारी अंदर की, और अब देखिए अब ये होने वाला है कल। दिल्ली में मेरी जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के संदर्भ में चर्चा ही नहीं हो रही। मैं केवल तमिलनाडु के संबंध में 7-8-10 सीनियर लीडर से मेरी मुलाकात हुई, सिर्फ तमिलनाडु के संबंध में। तो पुडुचेरी और तमिलनाडु को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के आप अध्यक्ष भी हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं वहां को लेकर? वहाँ कल ही मैं निकल रहा हूँ, परसों चेन्नई पहुँचूंगा और 18 तारीख को AICC के प्रभारी जी हैं, उनसे चर्चा हो रही है। तो या तो 11:30 या 3 बजे, 11:30 या 3 बजे जो पुडुचेरी और तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात होगी। राहुल गांधी जी से मुलाकात के बाद हालांकि TS सिंहदेव ने ये साफ किया है कि ये जो बैठक उनके मुलाकात थी औपचारिक बैठक है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वहां कुछ और भी चर्चा चल रही है। संतोष कश्यप, INS 24/7 अंबिकापुर। तो TS सिंहदेव के बयान को आप सुन रहे थे। सिंहदेव साहब का यही कहना है कि कोई भी चर्चा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दिल्ली में नहीं हुई। तमिलनाडु पुडुचेरी को लेकर बात हुई है क्योंकि उनको स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब लेकिन कयास इस मुलाकात के बाद लग रहे हैं कि हो सकता है कि संगठन में बदलाव हो और छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी TS सिंहदेव को मिले। औपचारिक हालांकि इस मुलाकात को सिंहदेव बताए, लेकिन ये औपचारिक मुलाकात जो है कयासों और अटकलों के दौर में तब्दील हो चुकी है। तो पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि कोई भी बातचीत छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नहीं हुई। दरअसल देखिए, अंबिकापुर जब वो पहुंचे तब ये स्टेटमेंट दिया। हमारे संवाददाता से वो बात कर रहे थे, औपचारिक इस मुलाकात को बता रहे हैं क्योंकि जब से सिंहदेव दिल्ली गए हैं तब से अटकलों का बाजार काफी गर्म है। सिंहदेव के साथ ही पूर्व मंत्री उमेश पटेल भी दिल्ली के दौरे पर रहे और कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात की। तो दो कांग्रेस के सीनियर नेताओं का दिल्ली जाना कहीं ना कहीं अटकलों को, सियासत को गरमा रहा था। सियासी फिजा एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचलें काफी हो रही हैं। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी सिंहदेव को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन इन तभी जो अटकलों को विराम दे रहे हैं सिंहदेव, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कोई भी बातचीत राहुल गांधी से उनकी नहीं हुई। तमिलनाडु को लेकर बात हुई है, पुडुचेरी को लेकर बातचीत हुई है। तो फिर से आपको बता दें कि बीते कई दिनों से सिंहदेव और उमेश पटेल दिल्ली में थे। एक तरफ तो सिंहदेव ने राहुल गांधी से मुलाकात की, दूसरी तरफ उमेश पटेल ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेशवासियों को नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन देने के प्रयासों में तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 लॉन्च की। साथ ही विश्वास दिलाया कि सरकार AI का इस्तेमाल शासन, उद्योग और समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति के तौर पर करेगी। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार AI को नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन की आधारशिला के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 को लॉन्च करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि AI आधारित प्रशासनिक व्यवस्था और प्रबंधन, तकनीक, प्रौद्योगिकी और अकादमिक क्षेत्र में AI आधारित नवाचार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावी रूप से सहायक होंगे। मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है, जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे। इसलिए 2 दिन पहले हम स्टार्टअप के लिए एक बड़े आयोजन का
यहीं भोपाल में इसकी राजधानी में आयोजन किया है। और अब आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है या कटिबद्ध है, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी आयोजनों में उनके साथ खड़ी है। इसके पहले उज्जैन प्रवास के दौरान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन किया और अप्रैल 2026 में इसके पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया। थल सेना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले शूरवीरों को नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो एमपी की सरकार लगातार AI मिशन पर काम कर रही है और लगातार इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास के काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आगे देखिए अंचल। नमस्कार।